हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? इस चीज़ का अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं कि भाई समय बहुत कम बचा है। आप सभी के कमेंट्स ये बता रहे हैं कि आप सभी के मन में जो जो डाउट्स हैं उन सब को क्लियर करने के लिए आप कमेंट्स कर रहे हो, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तभी तो डाउट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो अभी तक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि भाई 1 महीने के एग्जाम है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो आज हम अपने क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लेकर आए हैं वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की बुक है स्पर्श भाग 2। इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तो आएंगे, तो उनकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो आज हम कर रहे हैं इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, लेकिन सिर्फ गद्य खंड के। तो गद्य खंड के हमारे पास है 7 अध्याय और इन 7 अध्यायों की कर रहे हैं आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये किस बेसिस पे है कि देखिए पिछले कुछ सालों के जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो वहां पर क्वेश्चन के पैटर्न्स को समझते हैं कि वो कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। तो कुछ वैसे ही क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आज क्या है हमारे पास में अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो इन 7 अध्यायों पर है हमारे गद्य खंड के। पहला प्रश्न है, परिवार के अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। आपके द्वारा स्पर्श पाठ्य पुस्तक में पढ़े गए पाठ के माध्यम से भी यह ज्ञात होता है। कहानी के पात्रों के माध्यम से इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो अब बड़ों बुजुर्गों की सीख वाली बात किस पाठ में हुई थी? वो हुई थी बड़े भाई साहब, वहां पर छोटे भाई को वो समझाने के लिए बहुत सारे सीख, उदाहरण, ये सारी चीजें बताते रहते। वो यहाँ तक कि बहुत सारे उपदेश भी देते रहते, है ना। तो चलिए देखिए, परिवार के अनुभवी जनों द्वारा दी गई सीख भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध होती है। और बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई हर कदम पढ़ता रहे, जिससे उसे अच्छे अंक प्राप्त हो सके। वह खेल कूद में अपना समय व्यर्थ ना करे, इसलिए वह अपने छोटे भाई को समय समय पर सलाह देते रहते थे। छोटा बालक अनुभवहीन होता है, कोई भी छोटा हो भाई, अनुभव तो एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, जबकि बड़े लोगों के पास अनुभव होता है, जिसकी वजह से उनका दिशा निर्देशन बालक के विकास में सहायक। तो अगर हमारे बड़े हमको कोई चीज सिखाते हैं तो उसे हमें सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में पढ़ी एकांकी द्वारा सिद्ध कीजिए कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते हैं। मुट्ठी भर आदमी भी, अब मुट्ठी भर आदमी कौन थे? वजीर अली के थे, है ना। वजीर अली और उसके 1-2 साथी थे, लेकिन पूरी फौज की नाक में दम रखा था, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। वजीर अली एक साहसी व वीर व्यक्ति था, उसे अंग्रेजी सरकार पकड़ भी नहीं पा रही थी। कंपनी के वकील को उसने वकील के घर जाकर ही मार डाला था। वह कर्नल को मूर्ख बनाकर उससे 10 कारतूस भी ले गया था। कर्नल वजीर अली को पकड़ना चाहता था, लेकिन वह उसे कभी नहीं पकड़ पाया। इस कारण कहा जा सकता है कि मुट्ठी भर आदमी भी बड़ी फौज पर काबू पा सकते। भाई वजीर अली था, उसके 2-3 और साथी थे, वो पकड़ी में नहीं आ रहा था। कितने दिनों से खेमा डाले बैठे हुए थे भाई अंग्रेजी शासक, है कि नहीं। अब है प्रश्न संख्या 3, आशय स्पष्ट कीजिए। व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। व्यथा यानी कि तकलीफ, ये हमें पीछे को नहीं रोकती, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। कैसे? चलिए देखते हैं। दुख व्यक्ति को कभी पराजित नहीं करता, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है तथा परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देता है। असफलता ही सफलता के लिए सीढ़ी का काम करती है। व्यथा आदमी को पराजित नहीं, आगे बढ़ने का संदेश देती है। यह पंक्ति लेखक ने शैलेंद्र के गीतों के संदर्भ में लिखी है। शैलेंद्र के गीत तुमने दिए ना था, अब दुख के दिन बिसरे नाही, है ना, उसके लिए इनके गीत जिंदगी में झूमने का संदेश देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेम रूढ़ियों का बंधन नहीं मानता, तातारा वामीरो कथा के आधार पर बताइए। अब तातारा वामीरो में क्या था? एक रूढ़ी थी कि एक दूसरे गांव में पारस्परिक विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकता, ये रूढ़ी थी ना। अब प्रेम इस चीज को मानने को तैयार नहीं था, जानते थे लेकिन तब भी प्रेम हो गया था। अंत में उन्हें अपने प्राण तक गंवाने पड़ते हैं इस रूढ़ी के। तातारा पासो गांव का सुंदर, साहसी और नेकदिल युवक था।
और वामीरो लापाती गांव की, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। वामीरो के गांव की परंपरा थी कि गांव में नवयुवक और युवतियां अपने ही गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे, सिर्फ अपने ही गांव में, दूसरे गांव से नहीं, अन्य किसी गांव में नहीं। एक शाम जब तातारा शाम के समय सागर तट पर घूम रहा था तो उसे मधुर गायन सुना और उधर गया, जहां गीत गाती वामीरो को देख वह सुधबुध खो बैठा। तातारा को देखकर वामीरो भी कुछ ऐसी ही स्थिति में थी। वामीरो अपने गांव की परंपरा जानती थी, फिर भी दोनों एक दूसरे के प्रेम करने लगे। मतलब दोनों ही वाकिफ थे इस चीज से, फिर भी वे लोगों द्वारा समझाने पर भी एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि रूढ़ियां और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक बन सकता है। अब समझाया लेकिन वो माने नहीं। भाई प्रेम तो प्रेम होता है, वो कहाँ किसी बंधन को मानता है। प्रश्न संख्या 5 है। तातारा और वामीरो की कहानी से यह संदेश मिलता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इस कथन को लिखिए। अब तातारा वामीरो में तो हमने देखा, लेकिन अगर आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्या है? तातारा और वामीरो की कहानी यह संदेश मिलता है कि प्रेम सबको जोड़ता है, घृणा दूरी बढ़ाती है, क्योंकि प्रेम की कोई भी सीमाएं नहीं होती। इसीलिए प्रेम को बंधन में बांधना उचित नहीं। घृणा सदैव सर्वनाश का ही कारण बनती है। एक दिन मेरे घर में पिताजी और बड़े भाई साहब के बीच बहस हो गई। तब मां ने शांति से काम लेते हुए दोनों को समझाने का प्रयास किया। वह उसमें सफल हुई, क्योंकि मां अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर शांति से रहना पसंद करती थी। मतलब क्रोध जो है या घृणा जो है वो कभी किसी रिश्ते को टिकने नहीं देती। प्रश्न संख्या 6 है। कर्नल के खेमे में खुद कर्नल वजीर अली को 10 कारतूस देता है। ठीक है, उसने खुद ने दिया था, है ना। इस घटना के आधार पर वजीर अली की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब वजीर अली, भाई देखिए, दुश्मन के खेमे में जाकर ही उससे कारतूस ले लेना, ये साहस का काम है, वीरता का काम है। ठीक है। दूसरा, यहां पर ये दिखाया गया कि भाई दुश्मन है तो क्या हुआ, हम अपने देश से ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर पकड़े गए तो भाई जान भी चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो देशभक्ति का भी पता चलता है ना। तो पहला हम क्या दे रहे हैं? वीर एवं साहसी। वजीर अली की वीरता का लोहा उसके दुश्मन भी मानते हैं। वह दुश्मनों को उनके खेमे में जाकर ललकारता है। वह कर्नल कालिंज के खेमे में जाकर कारतूस ले आता है, इसीलिए वह वीर और साहसी है। दूसरा क्या है? सच्चा देशभक्त। वजीर अली एक सच्चा देशभक्त है, इसीलिए वह अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान के राजा शाह जहां को भी इनवाइट किया था। वह कंपनी के वकील की भी पहले हत्या कर देता है, क्योंकि वह वकील अंग्रेजों से मिला, अंग्रेजों का ही वकील था, उसके साथ उसने बच्चों को सलूकी करी तो उसने उसको भी मार दिया। प्रश्न संख्या 7 है। शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसका रीजन ये था कि फिल्म जगत की जो चकाचौंध है, धन प्राप्ति, प्रसिद्धि प्राप्ति की जो प्यास है, वैसी प्यास शैलेंद्र के लिए नहीं थी। तो इसीलिए कोई भी फिल्म निर्माता जो है को अगर फिल्म बना रहा है तो उसे क्या चाहिए? उसे धन की प्राप्ति चाहिए, उसे प्रसिद्धि चाहिए, नाम चाहिए। जबकि शैलेंद्र इनमें से किसी भी लक्ष्य को लेकर नहीं चल रहे थे। उनके अंदर क्या था कि हम मुझे अपने मन की शांति के लिए बनाना है ना, वो किसी पैसा कमाने के लिए नहीं उस चीज को बना रहे थे। शैलेंद्र एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, जिन्हें यश प्राप्ति की कोई कामना न थी। उनकी पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम थी। उन्हें फिल्म बनाने और उसके व्यापार के बारे में कुछ भी ज्ञान न था। वह मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देते थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म अपने मन की संतुष्टि के लिए बनाई, यानी कि मुझे अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसके लिए उन्होंने बनाई। इसीलिए कहा जा सकता है कि शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। तो वो अपनी संतुष्टि के लिए उस फिल्म का निर्माण कर रहे थे। प्रश्न संख्या 8 है। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या क्या प्रतिपादित किया है? उन्होंने क्या क्या बताने की कोशिश करी है? एक तो बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता पोल्यूशन, जानवरों के साथ जो एक असंवेदनशीलता है। अब मनुष्य भी जो है इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है।
कई चीजों को उन्होंने इसमें बताने का प्रयत्न किया है इस पूरे पाठ में। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के माध्यम से लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि वर्तमान में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने हित की पूर्ति के लिए ना सिर्फ दूसरों के हितों के प्रति असंवेदनशील हो गया जाता है, बल्कि ईश्वर की बनाई सुंदर दुनिया को नष्ट करने में भी पीछे नहीं हटता। ठीक है, हमें अपना जो चीजें चाहिए उसके लिए हम प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, किंतु वह भूल जाता है कि प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा है, और जब प्रकृति क्रोधित हो अपनी विनाश लीला दिखाना शुरू करती है तो वह किसी का भी ख्याल नहीं करती। इस कारण जन धन की अपार हानि होती है। देखिए, प्रकृति सहन करती रहती है, लेकिन जब एक लिमिट ऐसी आती है कि वो भी जो है पूरा उग्र रूप में सामने आती है। प्रश्न संख्या 9 है, बड़े भाई साहब पाठ से उद्धत पंक्ति तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बड़े भाई साहब में बड़े भाई साहब जो थे लेखक के, पढ़ाई के मामले में जल्दबाजी नहीं करते। वो एक ही क्लास में 2-2, 3-3 साल लगा के अपनी नींव मजबूत करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, जो वो ज्ञान बेसिक जो नॉलेज है वो उसे प्राप्त करने में पहले ज्यादा यकीन रखते हैं। तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। अर्थात बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े होने के बाद भी केवल 3 क्लास आगे थे। इसका एक कारण तो यह था कि दोनों भाइयों में एक साथ ही पढ़ना शुरू किया था, यानी कि छोटा भाई जहां पढ़ना शुरू किया वहीं से बड़े भाई पे तो एज का इसलिए फर्क कम था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था भाई साहब एक क्लास में 2-2 साल जमे रहना, यानी एक क्लास में 2-2 साल निकालते थे। शायद इसका एक कारण यह हो कि वह अपनी पढ़ाई की बुनियाद जो है वो मजबूत करके तालीम रूपी महल बनाना चाहते थे, या उन्हें शिक्षा से इतना प्रेम था कि वह एक क्लास को बार बार पढ़ना चाहते थे। तो एक तरीके से वो एक ही क्लास में जो कई बार पढ़ रहे थे, इस चीज का रीजन हमारे लेखक भी नहीं समझ पा रहे थे, जिसके लिए वो अजम्पशन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 10 है, तीसरी कसम फिल्म नहीं सेलुलाइट पर लिखी गई कविता है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। अब सेलुलाइट क्या होता है? सेलुलाइट, हम लोग जो पिक्चर हॉल सिनेमा हॉल में जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़े स्क्रीन पे हमको मूवी दिखाई जाती है, तो वो एक कर्टेन होता है, ठीक है, वो एक मोटा कैनवस कपड़ा होता है, उसी को सेलुलाइट कहा जाता है। तो ये फिल्म नहीं है, यानी कि उस पर्दे पर लिखी गई एक कविता है, क्योंकि कविता को पढ़ने में जो आनंद आता है, इस कविता की, इस फिल्म की भावनाओं के साथ जो उतार चढ़ाव है, इस फिल्म को देखने में वही रस यहाँ पर मिलता है, इसीलिए इसे सेलुलाइट पर लिखी गई कविता कहा गया है। फटीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को जब कवि और गीतकार शैलेंद्र ने पर्दे पर उतारा तो मानो सिनेमा के गलियारों में एक हलचल सी मच गई। यह फिल्म अपने गीत संगीत, कलाकारों और उनके द्वारा किए गए अभिनय, कहानी, डायलॉग्स आदि के कारण मील का पत्थर साबित हुई। प्रत्येक कलाकार मानो अपने से अमर हो गया, यानी कि इसमें जो, जैसे राज कपूर ने हीरामन की करी, वहीदा रहमान ने हीराबाई की भूमिका निभाई, तो ये भूमिकाएं अपने आप में अमर हो गई। साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक कहानी को पर्दे पर उतारना कितना कठिन कार्य। कह सकते हैं कि यह फिल्म नहीं बल्कि सेलुलाइट पर लिखी गई एक कविता है, जिसने सबके मन को आत्मविभोर कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रश्न संख्या है 11, कारतूस एकांकी के आधार पर लिखित जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए कर्नल जंगल में खेमा डाले हुए था, एकांकी के अंत में वही उसकी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि भाई देखिए, सच्चा दुश्मन भी अगर वीर हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और वाकई उसको पकड़ने के लिए बैठा और वही जो है उन्हीं के खेमे आके उन्हीं से कारतूस लेके गया, तो अब इससे बड़ी वीरता और साहसी क्या होगी, है कि नहीं? कारतूस एकांकी में दिखाया गया है कि कैसे वजीर अली नाम का एक भारतीय सिपाही अपने देश के अंग्रेजों के चंगुल को छुड़ाना चाहता था। इसके लिए वह अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ अंग्रेजों से भिड़ने के लिए जंगल में फिरता है। ठीक है, जंगल में था गोरखपुर के, उसे पकड़ने के लिए कुछ अंग्रेज जंगलों में खेमा डाले पड़े हैं। अंत में दिखाया जाता है कि सिपाही सूचना देता है कि कोई घुड़सवार इधर आ रहा है। कर्नल उस घुड़सवार को खेमे में बुलाकर पूछता है कि तुम क्या चाहते हो?
वो कहता है मैं वजीर अली को मारने के लिए कुछ कारतूस लेने आया हूं। कर्नल उसे कारतूस दे देता है, क्योंकि भाई कर्नल भी क्यों देता था, क्योंकि कर्नल खुद वजीर अली को वहां पकड़ने बैठा हुआ है ना। तो अब उसका काम अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्नल उसे कारतूस देकर उसका नाम पूछता है कि भाई ठीक है चलो कारतूस मैं तुम्हें दे रहा हूं, नाम बताओ। वह जवाब में कहता है वजीर अली। झूठ नहीं बोलता, चाहता तो झूठ बोल के निकल जाता, लेकिन कर्नल को वो सच बताता है कि भाई मैं वजीर अली हूं, और चला जाता है। कर्नल का साथी अंदर आकर पूछता है कौन था। जवाब में वह कहता है एक जाबाज सिपाही, मतलब वो सच्चा सिपाही था। उसने दुश्मन के खेमे में आके उससे ही मदद ली और झूठ नहीं बोला, तो भाई वो जाबाज सिपाही हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए कर्नल उसकी इस बात से बहुत प्रभावित होता है और इसीलिए उसे जाबाज सिपाही कहता है। बड़े भाई साहब कहानी से उद्धत पंक्ति, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदान बने। स्पष्ट कीजिए, किसी भी मकान की मजबूती उसकी नींव पर डिपेंड होती है। तो ये बात बड़े भाई साहब ने एक ही क्लास में 2-2 साल पढ़ने पर बोला कि भाई मैं अपनी बुनियाद मजबूत कर रहा हूं ताकि आगे चलकर मेरी तालीम की इमारत बहुत मजबूत खड़ी। उपर्युक्त पंक्ति का आश्रय है, यदि मकान की नींव कमजोर हो तो उस पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही जीवन में परिश्रम नहीं तो जीवन को सुंदर दिशा प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ नींव का तात्पर्य घर के बड़ों से तथा मकान का तात्पर्य भावी पीढ़ी से। यानी कि हमें अगर अपनी पढ़ाई अभी अच्छे से नहीं करी तो हम भावी पीढ़ी के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे, क्या उदाहरण हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, बड़े भाई साहब कहानी का बड़ा भाई शिक्षा को रटंत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें मानता है, ठीक है, जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई अर्थ नहीं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार है, तर्कपूर्ण दीजिए। तो जिस समय की ये बात हुई उस समय रटंत विद्या पर ध्यान था, यानी कि जो लिखा है उसे रट कर आपको एज इट इज लिखना होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता, और वाकई बात है, रटी गई चीज हम कुछ समय में भूल जाते हैं, लेकिन समझी गई चीजों को हम हमेशा ताउम्र याद रखते हैं। वो बातें कही जाती हैं उस समय की शिक्षा पद्धति में जो बड़े भाई साहब को बिल्कुल बेकार लगती हैं। इतने लंबे लंबे निबंधों को लिखना, दूसरे देशों के इतिहास को पढ़ना, उनके कानूनों को पढ़ना, ये सारी चीजें इनको बिल्कुल बेसिर प्यार लगती है। हमें पढ़ाई को बोझ के रूप में ना लेकर सहज रूप में लेना चाहिए। बोझ के रूप में लेने से परेशानी और बढ़ जाएगी। हमें पुस्तकों से मिलने वाली शिक्षा को रटने के स्थान पर समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समझी हुई बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं। हमारे व्यक्तित्व के लिए पढ़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही खेल, ठीक है। तो सिर्फ क्योंकि पहले का था पढ़ाई पढ़ाई, खेल का प्रोविजन होता ही नहीं था। शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा बालक का विकास नहीं हो पाता। अब देखिए, जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे देश से कनेक्टेड नहीं, वही चीज आपको पढ़ने के लिए कही जाती है। तो इससे जब हमें जो चीज समझ में नहीं आएगी तो हमारा विकास कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। इस शिक्षा में इंग्लैंड का इतिहास पढ़ना जरूरी है। वहां के बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है। तथा बेसिर पैर की बातें सिखाई जाती हैं जिनका कोई भी लाभ नहीं है। छोटे छोटे विषयों पर व्यापक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बालकों की मौलिकता नष्ट हो जाती है, उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। तो जो चीज नेचुरल है वो चीज यहाँ पर नहीं मिल पाती। प्रश्न संख्या 14, कारतूस एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि शहादत अली वजीर अली का सगा चाचा होते हुए भी उससे नफरत करता था। अब इसका सबसे बड़ा कारण था कि आसिफुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो शहादत अली आसिफुद्दौला का भाई था, तो उनको ये लग रहा था कि भाई जब तक आसिफुद्दौला गद्दी पे हैं ठीक है, जब वो नहीं रहेंगे तो ये गद्दी मेरी होगी। लेकिन फिर आसिफुद्दौला को एक औलाद होती है, वजीर अली। अब जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से शहादत अली जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अब ये हो गया था कि गद्दी अब किसको मिलेगी, वजीर अली को मिलेगी। इसीलिए वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। और दूसरा, शहादत अली क्या था, भाई मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ना करनी पड़े, ऐशो आराम की जिंदगी जिए, है ना। तो इसीलिए शहादत अली जो है वजीर अली का सगा चाचा होते हुए भी उससे नफरत करता था। शहादत अली वजीर अली का सगा चाचा था। उसकी नजर अवध की सत्ता पर थी, जिसे हथियाने के लिए उसने अंग्रेजों का सहयोग लिया।
इससे वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति द्वेष भर गया। शहादत अली और अंग्रेजों के इस व्यवहार से उसे दूर दूर भटकना पड़ा। अंग्रेजों ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठा दिया। वह अंग्रेजों का दोस्त और ऐश पसंद आदमी था, इसीलिए वजीर अली शहादत अली से नफरत करने, तो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे और दोनों की ही नफरत करने की वजहें अलग अलग थी। वजीर अली से नफरत करता था क्योंकि अवध की गद्दी उससे हथिया ली गई और वहां पे अंग्रेजों का शासन हो गया, इसलिए वजीर अली शहादत अली से नफरत करता था। और शहादत अली का वजीर अली से नफरत करना वो भी गद्दी के कारण था, क्योंकि वो गद्दी पाना चाहता था, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। प्रश्न संख्या 15 है, तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ किस प्रकार न्याय किया? अब बताइए। अब तीसरी कसम जो फिल्म है वो फरीशन नाथ की रचना मारे गए कुलफाम पे बेस्ड है। तो शैलेंद्र ने जब इस पर फिल्म बनाई तो उन्होंने इसकी जो मूल कथा है उसमें तब्दीलियां नहीं करी, उसमें जो भावनाएं थी वो एज इट इज ली। और इवन राज कपूर और वहीदा रहमान ने भी इस कहानी में लिखी गई भावनाओं के साथ पूरा न्याय किया, उसको पूरा एज इट इज वैसे ही उन्होंने पर्दे पर उतारा, है ना। तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया, क्योंकि यह उन फिल्मों से है जो साहित्य के विषय के साथ साथ जनता की रुचि पर भी खरी उतरी। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया, जिसने अपने पात्र के साथ ईमानदारी से अभिनय और न्याय किया। भाई राज कपूर इतने फेमस होते हुए भी वो एक नॉर्मल हीरामन गाड़ी वाले का जो किरदार निभा रहे थे, वहां पर कभी भी राज कपूर झलका ही नहीं। लेखक ने यह फिल्म समाज के अभिजात वर्ग के लिए नहीं अपितु सामान्य जनता को केंद्र में रखकर बनाई, जो साहित्य की आत्मा को सुरक्षित करती है। प्रश्न संख्या 16 है, कारतूस एकांकी के आधार पर लिखिए कि लेफ्टिनेंट को वजीर अली भूत क्यों नजर आ रहा था। अब क्यों ऐसा था? क्योंकि भाई जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए वो लोग इतने दिन से बैठे हैं, इतनी बड़ी सेना लेके पकड़ते हैं, उस मुट्ठी भर लोगों को वो पूरी सेना पकड़ नहीं पा रही थी, है ना। वो भूत की तरह था, नजर आता था, गायब हो जाता था। वजीर अली एक नीति कुशल योद्धा था। अंग्रेजी सरकार को चकमा देकर वह वर्षों तक अपनी कुशलता का परिचय देता रहा, अतः उसकी नीति कुशलता के कारण ही लेफ्टिनेंट को वजीर भूत की तरह नजर आता था। वो जो उस कुशलता का वो जो है वो एक कैमोफ्लाज भी बनाता था, यानी कि एक भ्रम पैदा करता था अपने होने का भी और ना होने। प्रश्न संख्या 17 है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार यदि ना मिलती तो छोटा भाई कक्षा में प्रथम नहीं आता। उक्त कथन के पक्ष तथा अथवा विपक्ष में अपने विचार उपयुक्त कीजिए। देखिए क्या होता है, जब हम स्वच्छंद होते हैं, यानी कि हमारे ऊपर जब कोई अंकुश नहीं होता, तब हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। और हमारे खासकर से अगर बच्चा छोटा है तो उसे सही गलत की समझ नहीं होती, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर किन्हीं बड़ों का साया हो, हमें सही गलत की वो समझ दे, ठीक है। तो बड़े भाई साहब में छोटे भाई को ये समझ देने वाले बड़े भाई साहब थे, जो कभी भी छोटे भाई द्वारा किए गए गलत कृत्यों पर अपनी डांट फटकार देते थे। तो इसे हम बिल्कुल भी अनुचित नहीं कहेंगे। बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो हमारे विचार से छोटा भाई कक्षा में अव्वल नहीं आता, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, पूरा टाइम खेलता ही रहता। क्योंकि किसी कार्य की सफलता के लिए चाणक्य द्वारा बताई साम दाम दंड भेद नीति प्रताड़ना प्रेरक शक्ति के रूप में प्रेरणा का कार्य करती है। हमेशा ध्यान रखिए, दंड भी एक प्रेरणा ही होती है। जब बड़े भाई साहब की डांट छोटे भाई को पड़ती थी, तब वह उनकी डांट को गलत सिद्ध करने के लिए अध्ययन के प्रति सचेत हो जाता था कि नहीं आप गलत डांट रहे हो, तो वो क्या करने लगता था, पढ़ने बैठ जाता था, जिसका परिणाम यह होता कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाता। बड़े भाई की डांट उसके अध्ययन की सफलता का सिद्धि मंत्र थी, जो आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती थी। अतः छोटे भाई को अगर बड़े भाई की डांट फटकार नहीं मिलती तो वो कक्षा में प्रथम नहीं आता। तो ये जो डांट होती है ये कहीं ना कहीं हमें आगे अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही होती है। प्रश्न संख्या 18 है, डायरी का एक पन्ना के सुभाष बाबू और कारतूस के वजीर अली की देशभक्ति की तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए क्या है,
जो डायरी के सुभाष बाबू हैं वो पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, पूरे देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए स्वतंत्रता से लड़ रहे थे। और यहाँ शहादत अली अंग्रेजों को हटाना चाहता था, लेकिन सबसे पहले अवध से हटाकर वो अपनी सत्ता हासिल करना चाह रहा था। तो दोनों ही अपनी मातृभूमि के लिए लग रहे थे। जबकि सुभाष बाबू की लड़ाई व्यापक थी, पूरे देश के लिए थी, तो शहादत अली अपने राज्य के लिए कार्यरत था। डायरी का एक पन्ना पाठ के सुभाष बाबू और कारतूस पाठ के वजीर अली की देशभक्ति में काफी अंतर था। डायरी का एक पन्ना पाठ के सुभाष बाबू की देशभक्ति विशाल स्तर पर थी, वह पूरे देश के लिए समर्पित थी। वह अपने पूरे भारत देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसके लिए उन्हें देश विदेश कई जगह भटकना पड़ा और अपने लिए समर्थन जुटाना पड़ा तथा संसाधनों को भी जमा करना पड़ा। भाई इतनी व्यापक लड़ाई हुई तो संसाधन भी तो उतने ही लगेंगे कि नहीं लगेंगे। वजीर अली की देशभक्ति केवल अपनी रियासत तक सीमित थी। वो क्या करना चाहता था? पहले अवध की गद्दी हासिल करना चाहता था, है ना। वह अंग्रेजों द्वारा कब्जा की गई अपनी रियासत की आजादी के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी रियासत की आजादी के लिए जंगलों में दर दर भटकना पड़ा और संसाधनों को जमा करने के लिए अनेक संघर्ष करना पड़ा। तुलनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो दोनों पक्के देशभक्त थे, लेकिन सुभाष बाबू देशभक्ति का स्तर अधिक व्यापक। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 19 है। क्या दिया है? आपसी फूट के कारण भारत इतने दिनों तक दूसरों का गुलाम रहा। ठीक है ना, पहले मुगलों का रहा, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारतूस एकांकी के आधार पर कारण सहित बताइए। अब देखिए, इसे तो सीधे सीधे कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे जो शहादत अली और वजीर अली का आपसी जो एक मनमुटाव था, उसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने और अपनी सत्ता कायम कर ली अवध पे, है कि नहीं? तो वही है, आपसी फूट डालो और राज करो। भारत की गुलामी के लिए प्लासी की लड़ाई के बाद से भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में बंगाल जैसा एक बड़ा क्षेत्र ब्रिटिशों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण ब्रिटिश धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों पर पकड़ बनाने में सफल रहे। वह भारत की सत्ता पर 1947 तक राज किया। वर्ष जो कि 190 वर्षों का समय है। सोचिए, 190 वर्षों तक उन्होंने, इसी कारण आमतौर पर कहा जाता है भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। वर्ष 1857 में पहला स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, जो कि असफल रहा। उसके बाद ही कंपनी के शासन को ब्रिटिश राज्य में परिवर्तित किया गया। पहले कंपनी का शासन था, फिर ब्रिटिश राज में आया। भारत बहुत ही रियासतों में बटा हुआ था। इसी कारण व्यापार के उद्देश्य से आई संगठित ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपसी फूट करवाकर संपूर्ण भारत पर सत्ता कर ली। अब अलग अलग रियासत में थी, इसने देखा कि भाई उसमें फूट डालो और हम अपना फायदा करेंगे, हमने राज किया। भारत के पास उस समय हथियारों की कमी थी, क्योंकि भाई हम लोग लड़ते नहीं थे, ऐसा कुछ था नहीं। वह एक दूसरे राज्य के प्रति द्वेष की भावना के चलते रियासतें आपस में संगठित ना हो सकी, और यही फूट भारत के गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण बनी थी। प्रश्न संख्या 20 है। कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया। डायरी का एक पन्ना से उद्धत इस कथन में किस काम और कलकत्ता पर लगे कलंक की बात हो रही है और कैसे धुल गया? कलकत्ता पर यह कलंक था कि स्वतंत्रता संग्राम को लेकर कलकत्ता में, बंगाल में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं होता, तो ये कलंक था। लेकिन 26 जनवरी 1931 को हुए संघर्ष ने इस कलंक को धो दिया कि भारत में कलकत्ता भारत की आजादी के लिए कोई काम नहीं कर रहा। कलकत्ता के नाम पर कलंक इस बात था कि वहां के लोगों में देशभक्ति की कमी है और आजादी के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया है। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता संग्राम में कलकत्ता वासियों ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और अपने माथे पर लगे कलंक को धो दिया। ये जो कलंक है कि हम देशभक्त नहीं हैं, हम अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम नहीं कर रहे, उस संघर्ष में उन्होंने इस बात को धो दिया। ठीक है, तो ये था हमारा अभी गद्य खंड के प्रश्न। याद रखिए, गद्य खंड के 7 अध्यायों के प्रश्न। लेकिन अभी हमारे पास बाकी क्या है? वो हमारा काव्य खंड बाकी है।
और हमारी पूरक पाठ पुस्तक भी है, तो अभी इनके भी हम आपको वर्णनात्मक प्रश्न कराएंगे। तो बने रहिएगा साथ में, लेकिन आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने काव्य खंड के प्रश्नों के साथ में। तो ध्यान से देखिएगा, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।